जानवी और प्रमोद की कहानी भाग 1। क्या कहा माँ उस कलोटी लड़की से शादी करूँगा? उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार दें। प्रमोद रोने लगता है। बेटा, तुम्हें यह रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता लकीर के फ़कीर हैं। उन्होंने रामलाल को वचन दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। प्रमोद की माँ कौशल्या रोने लगती है। प्रमोद की शादी उसके बाबूजी मणिलाल पास ही के गांव में रामलाल की बेटी जानवी से कर आए हैं। जानवी की माँ बचपन से ही गुजर गई थी। जानवी का रंग सांवला था, लेकिन मन साफ था और उसके साथ साथ वे हर एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले जानवी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन जानवी का सांवला रंग उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। किंतु जानवी ने कभी भी ईश्वर के इस फैसले का विरोध नहीं किया। वह चाहती थी कि हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन एक पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। जानवी के घर रिश्ता तो बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन के करीब, किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते, तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तौल कर लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामलाल लोगों की ये इच्छा पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समाज, जो बाहरी सुंदरता को पाना चाहता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता से उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से धनी तो होनी चाहती है, किंतु गुणों से धनी को कोई नहीं चाहता। प्रमोद के बाबूजी मणिलाल और जानवी के बाबूजी रामलाल स्कूल के साथ साथ पढ़े थे। जब मणिलाल जी को रामलाल की परेशानी का आभास हुआ तो वह अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़ आए और अपने बेटे प्रमोद से बिना पूछे उसका रिश्ता जानवी से तय कर आए। लेकिन प्रमोद को यह रिश्ता नामंजूर था। वह नहीं चाहता कि जानवी की शादी उससे हो, लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर प्रमोद को शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जानवी प्रमोद के घर आ गई। प्रमोद ने अपने पिताजी से शादी के लिए यह रिश्ता शर्त रखी थी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करेंगे, बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा दोगे। बेटे की रिश्ता के आगे मणिलाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। प्रमोद की माँ कौशल्या जी नाम से तो देवी थी, लेकिन वास्तव में थी कुछ और।
कौशल्या ने जब देखा कि उसके पति मणिलाल किसी काम से बाहर चले गए हैं और बेटा भी माला फेंक कर बाहर भाग गया है, वह अकेले दरवाजे पर खड़ी है, तो कौशल्या तमतमाकर बोली, अरे डाइन, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या ताक रही है? अब मुझे तेरी जैसी कलोटी की आरती करनी पड़ेगी। जानवी अवाक रह जाती है और सारी बात समझ जाती है कि प्रमोद माला फेंक कर क्यों गया और क्यों सास उसे दुत्कार रही है। जानवी रोने लगती है। तभी कौशल्या का गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुलछड़ी, यहाँ खड़ी होकर क्या अपने बाप को रो रही है, जिसने दहेज में एक थैला तक नहीं दिया और ऊपर से इस अमावस्या की रात को हमारे गले बांध दिया। कौशल्या सबूक कर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। वो कौशल्या बीच में से ही बात काटते हुए, तो अब ये कांगड़ी बोलती भी है। सुन कलोटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इसी बीच मणिलाल जी घर आ जाते हैं। कौशल्या एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब मणिलाल जी बोलते हैं, अरे बहू अभी तक दरवाजे पर खड़ी है और कौशल्या की और देखते हैं। कौशल्या एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही है कि अंदर आ जाओ, पर शायद इसको अंदर की हवा खबर नहीं रहा थी, इसलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? जानवी, हाँ, मैं सिर हिला देती है। कौशल्या जानवी को अंदर ले जाती है, लेकिन मन ही मन उसे गालियाँ भी दे रही है। मणिलाल जी भी भोजन करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन ना तो प्रमोद का कुछ अता पता है और ना ही कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया। जानवी भूखी प्यासी पड़ी रही। जब उसे भूख लगी तो वे नीचे आ गई और रसोई को ढूंढने लगी, लेकिन जब रसोई के पास आई तो क्या देखा, रसोई का मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ को नहीं कहती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब वह निराश होकर कमरे की तरफ जाने लगी तो भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक, जो मध्य रात्रि में जल रहा था, देखकर रुक गई, क्योंकि दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीपक की लौ और उसकी आँखों का ऐसे तारतम्य हुआ कि आँखों से ओझल ओझल आंसू निकले लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज़्यादा कुछ बोल ना पाई, गला भर आया। तभी अचानक देखा भगवान के सामने
5-6 लड्डू चढ़ाए हुए थे। शायद शादी की वजह से जाह्नवी ने भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया करके अपने कमरे में चली गई। रोती रोती पता नहीं कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे प्रमोद भी बैठा था। मणिलाल जी ने इशारा किया तो कौशल्या ना चाहते हुए भी जाह्नवी के पास आई और कुछ साड़ियाँ और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इसको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुँह दिखाई की रस्म पर आ रहे हैं और ज़रा अच्छे से मेकअप कर लेना जी। माँ जी कहकर जाह्नवी सामान ले लेती है। जाह्नवी अपने साथ कौशल्या के गहने और कपड़े लेती है और कमरे में चली जाती है। आज जाह्नवी थोड़ी खुश है क्योंकि उसे पहली बार जो सजने संवरने का समय मिला था, वरना बेचारी जिंदगी भर की साधारण वेशभूषा में रहती थी। आंगन में औरतों का आना जाना लग गया। चहल पहल भी काफ़ी हो रही थी। बस सभी इंतज़ार कर रहे थे बहू के आने का। आज मणिलाल जी घर पर ही थे, वरना कौशल्या कहाँ जाह्नवी को सजने संवरने देती। मणिलाल जी ने कौशल्या की तरफ इशारा किया कि बहू को लेकर आ जाए। कौशल्या कमरे में चली गई। पर ये क्या! जाह्नवी को देखकर कौशल्या के होश उड़ गए। कौशल्या नीचे से ऊपर तक अवाक सी जाह्नवी को देखे जा रही थी। कुछ क्षण बाद कौशल्या के मुंह से आवाज़ निकली, अरे ओ कर्मजली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने। तुझे ढंग से सजना भी नहीं आता। जाह्नवी ने कभी मेकअप नहीं की थी। बेचारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक, आँखों में भारी भरकम कजरा और साड़ी भी तौले की भांति लपेटी खड़ी थी। कौशल्या भभकी और कहने लगी, अरे निर्लज्ज, तेरी सूरत तो पहले ही कलंकित है और दूसरा अगर तुम इस रूप से नीचे आई तो मुझे घर से निकलवाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अब की बार प्रमोद के पापा भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। जाह्नवी को खरी खोटी सुनाकर कौशल्या नीचे आ गई। कौशल्या के अकेले आता देख मणिलाल जी चौंक उठे कि कहीं दोबारा कौशल्या ने कोई और लीला न शुरू कर दी हो। कौशल्या के हाथ जोड़कर सब औरतों को कहा कि कृपया मेरी बात समझने की चेष्टा करें। आज हमारी बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम मुँह दिखाई की रस्म नहीं कर पाएंगे। औरतों में खुसुर फुसुर चल गई। तब कौशल्या ने सभी से माफ़ी मांगी और औरतें भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तब मणिलाल जी बोले,
कौशल्या, जानवी की तबीयत खराब है। सुबह तो वह चंगी भली लग रही थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? कौशल्या बोली, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं उसे क्या हुआ है। तब औरतें कहने लगी कि शादी भी चुपचाप कर दी गई, किसी को न्योता छोड़ बताया तक नहीं, और अब बहू की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर उसको भी नहीं देखने दिया जा रहा है। कौशल्या बहन, सब ठीक ठाक तो है ना, या बात कुछ और है जिससे आपको प्रमोद की शादी इस प्रकार करनी पड़ी? कौशल्या बोली, कोई बात नहीं है, बस बहू की तबीयत खराब है, शादी की थकान है, शायद फिर कभी मुँह दिखाई का आयोजन रख लेंगे। पर कुछ औरतें कहाँ मानने वाली थी, एक से बढ़कर एक बात बनाने लगती। तभी अचानक से औरतों को दीवार पर सितारों की चमक दिखाई दी। जब सबके ऊपर देखा तो नीले लिबाज में सजी सुंदर गहनों से लदी जानवी दिखाई दी। जानवी ने नीले रंग का लहंगा पहना था। सभी औरतें और कौशल्या देखते ही रह गए। तभी जानवी सीढ़ियों से नीचे आकर बैठ गई। घूंघट किया हुआ था, फिर भी साक्षात देवी लग रही थी। तभी गांव की एक औरत जो बहू में कमियां निकालने के लिए मशहूर थी, उठी और जानवी का घूंघट उठाया। जब औरत ने जानवी का घूंघट उठाया तो कहने लगी, अरे कौशल्या, बहू तो सुंदर है, पर रंग थोड़ा काला है। बाल भी सुंदर है, पर पूरे काले नहीं हैं। तभी गांव की दूसरी औरत बोली, अरे बहन, बहू तो ठीक है, अपने प्रमोद के हिसाब से नहीं तो कोई। रुको कौशल्या, एकदम बीच में बात काट देती है। आप सही क्या फालतू की बातों में लग गई। देखो न बहू का रानी हार, जो हमारा पुश्तैनी हार है। सभी औरतें हार को देखने लग गई। तब एक औरत बोली, बहू ब्याह के लिए हो, सामान कहीं नज़र नहीं आता, क्या बहू सामान लाना भूल गई? तभी मणिलाल जी आते हैं। हमारी बहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है, हमें फालतू की चीज़ें से क्या प्रयोजन। वैसे भी हमारे घर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दहेज तो गए गुजरे लोग लेते हैं, जो कुछ कमाते तो हैं नहीं, बस दूसरों के धन पर नज़र गड़ाए रहते हैं। मोहल्ले की सभी औरतें में चुप्पी छा जाती है। सभी औरतें बहू के मुंह दिखाई देती हैं और रस्म विधि पूर्ण हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। अब कौशल्या जानवी को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि सभी गहने और मुंह दिखाई के रुपए यहाँ रख और अपने कमरे में चलती बन। जानवी चुपचाप सब कुछ निकाल वहाँ रख देती है। रात के 11:15 बजने को है, लेकिन प्रमोद अभी तक घर नहीं लौटा। जानवी बस उसका इंतज़ार कर रही है। जानवी को विश्वास है कि प्रमोद के दिल में या दिल के किसी कोने में उसके लिए
बात जरूरी जाएगी, लेकिन प्रमोद घर आता ही नहीं। सुबह हो चुकी है। जानवी रात में जागने की वजह से दिन में जग नहीं पाई। इधर कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डायन अपने बाप का घर समझकर अभी तक सो रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। कौशल्या जानवी के कमरे में आ गई। पानी की बाल्टी जो जानवी के ऊपर फेंकी तो जानवी एकदम से उठी और कर्तव्य मुड़ की खाड़ी देखने लगी। अरे लंका, क्या तेरे घर में 10 बजे लोग उठते हैं जो तू अपने बाप को रोक कर यहाँ पड़ी है? कौशल्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती। उसकी सास बड़बड़ाने लगती है। कौशल्या जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में दाखिल होती है। तभी मणिलाल जी घर आ जाते हैं और कहते हैं, प्रमोद और जानवी को कुलदेवी के दर्शन को ले जाना है। कल चतुर्दशी है, इसलिए मैं टिकट बुक करवा दिया है। प्रमोद भी घर आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि वह कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने को तैयार है। कौशल्या विस्मय में पड़ जाती है और जानवी की आंखों में चमक आ जाती है। शायद जानवी को लगता है कि प्रमोद और उसके रिश्ते में बदलाव आने लगा है, लेकिन जानवी यह समझ पाने में नाकामयाब थी कि इस अचानक से आए परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। प्रमोद जानवी से कहता है कि वह कल के लिए पैकिंग कर ले, क्योंकि उसको कल सुबह ही निकलना होगा। जानवी कमरे में जाती है और पैकिंग करने लग जाती है। अगले दिन भर में प्रमोद और जानवी जाने के लिए तैयार थे। गाड़ी भी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को आ गई थी। मणिलाल जी ने जानवी को आशीर्वाद दिया और प्रमोद को जाने की आज्ञा दी। प्रमोद और जानवी गाड़ी में सवार होकर चल पड़े कुलदेवी के दर्शन के लिए। दोस्तों, कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।